हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कि अपने टॉप लेवल से काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग अभी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ही एनालिसिस करेंगे जो अपनी टॉप से काफ़ी डाउन है। कम कोई कोई 30 40 40 50% तक डाउन है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे हमारा फर्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। सो उससे पहले हम बता बता दें कि जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक जॉनरे में है। मेरा मतलब है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में है। तो ये आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर मतलब इट इज़ गुड टू हैव द नॉलेज दैट कि जो स्टॉक्स जो सेक्टर होता है एक तरह से साइकिल की तरह चलता है। हो सकता है कोई एक साइकिल में रियल एस्टेट चले, हो सकता है दूसरे साइकिल में फार्मा स्टॉक्स चले, हो सकता है तीसरे में डिफेंस चले, हो सकता है किसी में ऑटो सेक्टर चले, तो हो सकता है कि किसी में केमिकल सेक्टर चले। तो इसी तरह से जो चल रहा होता है। और अभी जो हम देखेंगे तो अभी आप लोगों को पता ही है, हमारा डिफेंस ज़बरदस्त चल रहा है, रियल एस्टेट ज़बरदस्त चल रहा है और ऑटो सेक्टर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारा अभी उतना मार्केट में चल नहीं रहा है। तो हम अभी आज के लिए हमने केमिकल सेक्टर चूज़ किया है। ऑल्दो हमारे और भी है, फार्मा भी डाउन चल रहा है काफ़ी, अ, आईटी सेक्टर भी डाउन चल रहा है। बट ये सेशन हमारा है, ये जो वीडियो है उसमें हम केमिकल स्पेसिफिक स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे और वो हम देखेंगे कि कौन-कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो कि अभी काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो सबसे हमारा फर्स्ट स्टॉक है, वो है दीपक नाइट्राइट। अ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इसका मार्केट कैपिटल है 29,000, अप्रॉक्सिमेट 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका देखेंगे करंट प्राइस 2195 है। अगर टॉप लेवल हाई देखेंगे इसका तो 23,373 है। ओके, तो अब हम एक बार देख लेते हैं इसका स्टॉक्स का। दीपक नाइट्राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम इसका मैक्सिमम कर लें तो इसका हम मैक्सिमम देख लें तो देख रहे हैं कि अगर हम लास्ट 5 ईयर का एग्जांपल देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 23-24% डाउन है टॉप लेवल से, ठीक है। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व्स में या फिर कंपनी के कोई फंडामेंटल में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टॉक्स में डाउन होने का रीज़न क्या है? तो वो है कि जो ग्लोबली डिमांड इतना है नहीं अभी केमिकल सेक्टर का, केमिकल्स का, तो इसीलिए हमें कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अ, सिर्फ इसी स्टॉक में दिक्कत है। इनफैक्ट सारे केमिकल स्टॉक्स में प्रॉब्लम है अभी। तो जैसे डिमांड बढ़ेगा तो वापस स्टॉक से रॉकेट बन जाएगा। तो ओके, तो अब हम वापस से अब एक और चीज़ है, जैसे हम देखते हैं कि यार कि स्टॉक्स का कि कोई कब कब चलता है, कब नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यूनिफ़ॉर्म रहेगा ओवर द टाइम, वो हमारा फ्लक्चुएशंस करते रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ टाइम फ्रेम ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं हम 29, ठीक है? ये कौन-सा है? 25 जनवरी 2018। अगर हम इससे इस पीरियड में देखेंगे तो लास्ट ऐसे ले लेते हैं। तो 2018 से 2019 अप्रॉक्सिमेट 2 साल, थोड़ा-सा और देख लेते हैं, ठीक है? तो ओके, तो 25 जनवरी से 28 से मतलब 20 सितंबर, आई मीन 20 सितंबर 2019। तो इसमें देख रहे हैं कि इस स्टॉक्स में ग्रोथ ना के बराबर है। लेकिन जैसे ही इसके थोड़ा-सा और आगे आते हैं, तो देख लेते हैं कि विदिन अ पीरियड ऑफ अ, अक्टूबर, मार्च, मतलब 5 से 6 महीने में स्टॉक्स हमारा रिटर्न दिया कितना, 74%। तो कुल मिला के बात है कि हमें स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, अगर हमें बेटर रिटर्न चाहिए तो। हमें एक्चुअली किसी को पता नहीं होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक्स ऊपर जाएगा और किस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक्स नीचे जाएगा। लेकिन हमें वैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने होते हैं जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसको होल्ड कर सकते हैं, तो ओवर द पीरियड हमारा उसमें अप ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम थोड़ा-सा और पीछे जाते हैं, ये पीरियड उठा लेते हैं एग्ज़ाम्पल। तो देखिए, ये
जैसे ये हमारा पीरियड हो गया। ये 7 दिसंबर 2012 से 1 नवंबर 2013। तो हम देख रहे हैं इस पीरियड में कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ, इनफैक्ट माइनस में ही है। लेकिन जैसे थोड़ा-सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2012 से 2014 मतलब 2 साल में हमारा मोर देन 2 मतलब आई मीन 2.3 टाइम्स हमारा स्टॉक्स हो गया, ठीक है? तो अ, तो इस तरह से हम मतलब हमें देखना होता है कि कौन-सा स्टॉक में पोटेंशियल है, कौन-सा हमारा ग्रो कर सकता है और कौन-सा ओवर द टाइम हमारा ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है हमारा जैसे स्टील का एग्ज़ाम्पल बताते हैं, तो चलिए देख लेते हैं स्टील सेक्टर का। एग्ज़ाम्पल टाटा स्टील शेयर, ठीक है? अगर हम इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी ने इस पॉइंट पे लिया होगा, तो ये मतलब वो बंदा फँस जाएगा या बंदी फँस जाएगी इस स्टॉक्स में। जैसे यहाँ पे 2007 है, अगर हम यहाँ पे इससे इस पीरियड तक देखेंगे, तो 7 से लगभग 18 साल तक 13 14 साल तक अप्रॉक्सिमेट कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो मतलब हमें वो देखना पड़ता है कि कौन-सा हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो वो फिर ट्रेडिंग के लिए सही रहता है। ठीक है? तो फिर वापस से हम आ जाते हैं अपने दीपक नाइट्राइट पे। और हाँ, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है कि मतलब खरीदो ही आप। अगर आपको अच्छा लगता है, ये सिर्फ़ स्टडी पर्पज़ के लिए, अगर ये मैं स्टडी करता हूँ, जो मैं स्टडी करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर स्टडी करता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप गो अहेड कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। तो ये बस स्टडी पर्पज़ के लिए। तो अगर हम देखेंगे इसका 30,000 का मार्केट कैप है, हमने देखा ही अप्रॉक्सिमेट 25% अपने टॉप से डाउन है। अगर इसके क्वार्टर्स पे देख लेते हैं, ओके, तो हम क्वार्टर्स पे देख लेते हैं, तो 276 फिर हमारा बढ़ते गया अभी, लेकिन जो हमारा इस सेक्टर में पूरे सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ इतना है नहीं। अगर हम ईयरली की बात करें, तो लास्ट 8 साल का आई गेस ये है। तो अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, फिर थोड़ा-सा और ग्रोथ हुआ, फिर थोड़ा और ग्रोथ हुआ। अब ये क्या है कि जो इस ईयर में हमारा ग्रोथ डाउन है इसका। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड इसका कम हो गया, इसलिए हमारा सेल भी रेवेन्यू सारा कुछ कम हो गया। तो सारा हमारा डेटा आई मीन प्रॉफ़िट वगैरह रेवेन्यू सारा कुछ नीचे आ गया। अगर हम देखेंगे यहाँ भी, तो यहाँ तक सही था, हमारा इन ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इस मार्च में आके आई मीन 2023 में हमारा ग्रोथ जो प्रॉफ़िट है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। ठीक है? तो अगर हम रिज़र्व्स की बात करें, तो 325 है 2015 में, अगर हम इसका बढ़ते गया, अभी देखेंगे तो 4,315 करोड़ का रिज़र्व है। अगर हम बोरोइंग की बात करें, तो बोरोइंग ना के बराबर है। शुरू में बहुत ज़्यादा था, लेकिन कंपनी ने काम किया कि अ, आई मीन बोरोइंग कम करना है, उसके लिए कंपनी ने काफ़ी एफ़र्ट लगाया। हम देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड इसका अब अभी सिर्फ़ 67 करोड़ है, और इसको हम और एक्सपैंड करें, तो इसमें देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इतना है, और ठीक है, तो मतलब बोरोइंग हमारा ना के बराबर है। रिज़र्व्स इतना है, उसके कंपैरेटिव बोरोइंग कुछ भी नहीं है। उम, ओके, तो फिर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये डेब्टर डेज़ हो गया, कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया, तो ओवर पीरियड नॉर्मल ही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो शेयर होल्डिंग में अप्रॉक्सिमेट 50% 49 50 49% प्रोमोटर के पास है, एफआई के पास 6% और डीआईआई के पास 17% और रेस्ट पब्लिक के पास 26%। तो ये काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और थोड़ा नीचे आते हैं, तो इसका ट्रांसक्रिप्ट पीपीटी है नहीं, तो इसलिए हम देखेंगे नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपनी पे जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारा है फाइन ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो फाइन ऑर्गेनिक में, एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक। अब फाइन ऑर्गेनिक देखेंगे, मार्केट कैपिटल है 24 आई मीन सॉरी 13,000 करोड़ के आसपास, और करंट प्राइस है इतना, और हाई गया था, टॉप लेवल ईयर हाई गया था इतना। और ठीक है, तो ये इसके कंपैरेटिव देखेंगे तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है। मिड कैप है ऑल्दो, लेकिन उसके हाफ से भी कम का मार्केट कैप है।
जो दीपक नाइट्राइट है उसका 30,000 अप्रॉक्सिमेट था और इसका है लगभग 13,000 13,000 करोड़ का मार्केट कैप। अगर इसमें भी हम देखें तो फाइन ऑर्गेनिक शेयर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 ईयर का डेटा देख लें, तो ये स्टॉक जो देखेंगे अपने टॉप से अप्रॉक्सिमेट 38, 39, 40% है, डाउन है। अगर हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्सिमेट 40% डाउन है। तो अगर हम इसके भी फंडामेंटल्स की बात करें तो हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम सेल्स देखेंगे, सेल्स बूम हो रहा है ओवर द पीरियड। आई मीन 60 था तो इसको सेल इंक्रीज होते होते अप्रॉक्सीमेट 3000 हो गया। तो 4-5 टाइम्स का है, टाइम्स का ग्रोथ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये हमारा 76 है, फिर इंक्रीज़ हुआ, इस तरह से हमारा 616 हो गया। तो आप देखिए 2000 मतलब कितना ज़बरदस्त इसका ग्रोथ है। 2060 से डायरेक्ट 618, उसके बाद फिर हमारा 467 हो गया। तो मतलब कि जो मार्केट चल रहा है पूरे केमिकल सेक्टर ही इम्पैक्टेड है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक है। तो उस हिसाब से इसका भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और ग्रोथ है अदर दैन द लास्ट आई मीन दिस ईयर, ठीक है। तो और हम ओके, तो हम आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हम रिज़र्व्स देखें तो रिज़र्व्स देखेंगे 249 था, फिर नेक्स्ट ईयर 323 हो गया। इस तरह से हमारा मार्च में 1500 हो गया, उसका सितंबर में रिज़र्व देखिए हमारा इंक्रीज़ ही हो रहा है ओवर द टाइम। अगर हम ओके, तो हाँ, ये हमने प्रॉफिट देख लिया था, ठीक है। अगर बोरोइंग की बात करें तो पहले था 102, फिर 40, फिर इस तरह से फ्लक्चुएशन हुआ। लेकिन अभी हम देखेंगे इस ईयर में सितंबर 2023 में हमारा 14 करोड़ है, जो कि रिज़र्व कंपैरेटिवली ना के बराबर है। वो भी लॉन्ग टर्म देखेंगे तो हमारा ज़ीरो ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है 9 करोड़ का लीज़, तो ये लीज़ हो गया। तो शॉर्ट टर्म में होता है हमारा 1 साल का, तो हम उसको नॉर्मली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है वो, और वो 1 साल के अंदर नॉर्मली कंपनी पे कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और ओके, हाँ, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ने 75% रखा हुआ है। और हम एफआई की बात करें तो 3.78, और डीआई की बात करें तो 12.17, और रेस्ट हमारा 9% पब्लिक है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जो रिज़र्व्स वगैरह है, बैलेंस शीट वगैरह है। इस बारे में एक बार हम जल्दी से पीपीटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रो एडहेसिव हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़, अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि वुमेन एम्प्लॉई इंक्रीज़ हो रहा है 17%, 10% ये ग्रोथ है। सेकंड जनरेशन एम्प्लॉई 7%, मोर देन 7% है, ठीक है। और इसका देखेंगे कि कहाँ-कहाँ इसका वेयरहाउस है, तो हम देख सकते हैं कि 470 प्लस प्रोडक्ट है इसका। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस से इस पे नीचे। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 470 प्लस प्रोडक्ट है, डायरेक्ट कस्टमर 850 प्लस है, डिस्ट्रीब्यूटर 180, और 80 प्लस कंट्रीज़ में एंड यूज़र 5000 प्लस है। तो काफ़ी यहाँ से काफ़ी है, यूएस में, यूरोप में, पूरा ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह फैला हुआ है इसका बिज़नेस, ठीक है। और फाइनेंशियल हाइलाइट आ गया ये। तो इसमें अलग-अलग जो प्रोडक्ट्स है इसका प्राइस बताया हुआ है इसका। और हाँ, ये जो फ्लक्चुएशंस होता है केमिकल सेक्टर का, तो वो एक्चुअली जो क्रूड ऑयल पे हाईली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल हमारा
क्रूड ऑयल ही होता है, उसके हिसाब से वो बनाते हैं। तो जैसे स अगर क्रूड ऑयल का प्राइस लो होगा तो इनके लिए अच्छी बात है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस हाई जाएगा तो इनके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ होता है, क्योंकि इनका प्रॉफ़िट इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका रेवेन्यू हो गया, ईबीटीआईडीए हो गया, पैट हो गया, ठीक है? और डेब्ट टू इक्विटी हमारा देख रहे हैं, काफ़ी डिसेंट सा नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये हमने देख लिया वहाँ पे स्क्रीनर पे, ठीक है? तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। और ठीक है, अब हमें और भी कवर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अगला स्टॉक्स हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, वो है एसआरएफ लिमिटेड। ओके, तो एसआरएफ का भी देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप की तरफ बढ़ने वाली कंपनी है। अप्रॉक्सिमेट इसका 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम अ, इसका करंट प्राइस देखें 2300 है, हाई देखेंगे ईयर हाई का है 2600 है, ठीक है? तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। एसआरएफ शेयर, तो हम इसका लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि लास्ट के लगभग 2-3 साल, 2 ढाई साल से हमारा स्टॉक कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो अगर हम टॉप लेवल से कंपेयर करें तो हमारा अप्रॉक्सिमेट 15-16%, ओके, अप्रॉक्सिमेट 14.33 15% के आसपास हमारा डाउन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड कंसोलिडेट ही कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर का रिटर्न 443% है। अगर हम उसका भी देख लें, फाइन ऑर्गेनिक का देख लें, तो लास्ट ईयर में तो इसका रिटर्न है 278%। अगर हम अ, दीपक नाइट्राइट का देखें तो 5 ईयर में का है 5 ईयर का रिटर्न है 751%। तो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारा क्या है, काफ़ी डिसेंट सा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये हमारा ऐसा नहीं कि आज ही बन गया, लेकिन हमें इसके लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम हमें देना पड़ेगा ताकि वो स्टॉक ग्रो करे। अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट टर्म में 1 महीना, 1 साल, 2 साल में हमारा गारंटीड रिटर्न, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, वापस आ जाते हैं हम एसआरएफ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, ये टॉप लेवल से अप्रॉक्सिमेट 15% डाउन है। बट ये ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर भी हमारा रिटर्न हमारा काफ़ी अच्छा खासा 443% बना ओवर द 5 ईयर्स। ठीक है, और हम इसके प्रॉफ़िट एंड लॉस पे आ जाते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफ़िट हमारा 379, फिर 253, फिर थोड़ा-सा थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है। अगर हम अभी का देखें तो हमारा हो गया 2162, और ये है इस ईयर का है 1733। तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा है। प्रॉफ़िट एंड पी&एल इसका देख सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो काफ़ी तगड़ा-सा है। इसमें रिज़र्व्स की बात करें, 10,000 करोड़ का रिज़र्व है। बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग में देख लेते हैं, एक्सपैंड एक्सपैंड करके हमारा तो 2386 का है। तो बोरोइंग होना बुरी बात नहीं है, अगर उसको हम अच्छा से यूज़ करें तो। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म है 2-3, और रिज़र्व की बात करें 10,000 करोड़ का है। तो इतना अगर बिज़नेस को ग्रो करे तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो और शॉर्ट टर्म हमारा है 2472, ठीक है। अगर हम वापस से आएँ सेल्स पे, तो सेल्स देख रहे हैं हमारा एक्स्पोनेंशियली ग्रो हो रहा है। 4,000 से 14,000 तक का गया हुआ है, और इस ईयर का हमारा देख रहे हैं कि टीटीएम देख रहे हैं 13,000 का। तो काफ़ी डिसेंट सा ये भी लग रहा है, ठीक है। और अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएँ, तो देख रहे हैं कि 50% हमारा शेयर प्रोमोटर के पास है, एफआईआई के पास अप्रॉक्सिमेट 20% है, डीआई के पास 14% है, और रेस्ट हमारा 15% पब्लिक के पास है। तो ये भी इसका जो बैलेंस शीट भी है और बिज़नेस काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। सो ये भी एक कंसिडर कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं हम लोग कि हाँ, वी शुड बाय और नॉट। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, हमारा 4th स्टॉक है, वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो ये भी हमारा मिड कैप है, 17 सिर्फ़ 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
और इसका करंट प्राइस देखें 1700 है, ऑल टाइम आई मीन इसका ऑल आई मीन ईयर हाई है 2195, ये ऑल टाइम हाई भी होगा आई गेस। ओके, तो ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका देख लेते हैं, विनाती विनाती ऑर्गेनिक्स, ठीक है। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ इसका देख रहे हैं 137.38% का है, मोर देन डबल आई मीन, ठीक है। अगर ये हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में 222% का है। अगर हम देखते हैं कितना डाउन है टॉप से, तो अप्रॉक्सीमेट ये भी 26% के आसपास डाउन है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो हम वापस से आते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट पीएनएल देख लेते हैं। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट 55, फिर इस तरह से हमारा 69, 86, 116, 142, फिर 300 के मल्टीपल, फिर 458, अभी देख रहे हैं इसका 408 है, क्योंकि स्लो डाउन है तो सारे ही स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स इम्पैक्टेड हैं, ठीक है। तो और हम देखेंगे यहाँ पे रिजर्व्स की, तो 177231, फिर 400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500, 2300, कितना डिसेंट सा रिजर्व्स है इसके पास। और इसमें तो बोरिंग ना के बराबर ज़ीरो ही है इसमें। इनिशियली बोरिंग था 173, इसको कम करते करते प्रमोटर ने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो और फिर हम आ जाते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी डेज। अब आते हैं प्रमोटर के पास, आई मीन शेयर होल्डिंग पैटर्न के पास। यहाँ देख सकते हैं कि 74% प्रमोटर ने होल्ड करके रखा हुआ है, और एफआईआई की बात करें तो 4%, डीआईआई की बात करें 8%, SMA 13% पब्लिक के पास है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मैक्सिमम शेयर कंपनी के प्रमोटर ने रखे हुए हैं, और कुछ इन्वॉल्वमेंट हमारा एफआईआई और डीआईआई का है, और सिर्फ 13% हमारा पब्लिक के पास है। तो ये भी एक काफ़ी डिसेंट सा स्टॉक है स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो फिफ्थ स्टॉक है, और वो आखिरी स्टॉक भी है इस वीडियो का। उसका है नाम नवीन फ्लोरिन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये हमारा, इसका मार्केट कैप 18,000 करोड़ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये इसका हाई गया था 3733, सॉरी करंट प्राइस है 3733, हाई है इसका अप्रॉक्सीमेट 5000, ठीक है। और हम इसका हम ओपन कर लेते हैं नवीन फ्लोरिन। ये हमारा जो नवीन फ्लोरिन का, एक बार वेबसाइट भी विज़िट कर लेते हैं। ये हमारा जो इसका जो एक केमिकल है वो सेमीकंडक्टर में भी यूज़ होता है। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं इनऑर्गेनिक, ये इसका प्रोडक्ट्स है। तो रेफ्रिजरेशन हो गया, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल हो गया, नवीन मॉलिक्यूलर हो गया ये। और देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का ओके, सो हमारा ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स पे देख लेते हैं कि ये इतने सारे प्रोडक्ट इसके हैं, और इसके जो सेमीकंडक्टर में भी कुछ कुछ यूज़ होते हैं। तो जैसे हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी होने वाला है। तो ओके, तो हम आ जाते हैं फिर वापस से यहाँ पे। तो ये क्वार्टर रिजल्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2012 में था 2218, फिर हमारा कम हुआ 44, 68, फिर 58, 84, 137, हमारा ओवर द टाइम इंक्रीज़ होके अभी यहाँ पे 409 था, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर 263, फिर 375, अब फिर हमारा डाउन है। तो ये हम देख रहे हैं कि अब ऐसा नहीं कि हाईली कंसिस्टेंट तो नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि ओवर द टाइम हमारा ग्रो हो रहा है। और जो अभी रिसेंट डाउन है, ये हमारा इकोनॉमी स्लो आई मीन सॉरी जो डिमांड स्लो डाउन है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और हम रिज़र्व्स की बात करें तो 468 से स्टार्ट हुआ था 2012 में, अब जो कि होते होते 2200 हो गया। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग हमारा यहाँ पे है 1024 है। तो अगेन बोरोइंग मतलब ऐसा नहीं है कि बोरोइंग ना ख़राब बात है, अगर उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अगर हम देखें तो सेल इसका बूम ही हो रहा है ओवर द टाइम, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रोमोटर्स पे।
तो यहाँ पे हम प्रोमोटर देखेंगे तो 50% तो नहीं है, बट यहाँ पे देख रहे हैं 28%। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एफआई ने 19% रखा हुआ है, डीआई ने 26% रखा हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट 75% हमारा प्रोमोटर एफआई और डीआई ने रखा हुआ है, और जो रेस्ट हमारा 25% है, 26% जो है ये हमारा पब्लिक के पास है। तो जैसे एक और चीज़ है, जैसे जैसे ऐसा मतलब प्रमोटर में नहीं होना तो ऐसा नहीं कि बुरी बात है, लेकिन अगर प्रमोटर कम है और एफआई और डीआई में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बाकी सारा पब्लिक के पास है, तो फिर ये थोड़ा-सा टेंशन की बात है। क्योंकि अगर प्रमोटर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ना एफआई को कॉन्फिडेंस है, ना डीआई को कॉन्फिडेंस है, जो कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और जो इनका इनका रोल होता है प्रमोटर एफआई और डीआई का, वो अपना पैसा को मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये लोग खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये लोग खुद ही नहीं लगा रहे हैं स्टॉक में, तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वो बिज़नेस आगे ग्रो करेगा। तो ये हमें, भले ही हमारे यहाँ पे प्रमोटर कम है, लेकिन अगर हम देखेंगे एफआई और डीआई इन्होंने दबा के रखा हुआ है स्टॉक्स, ठीक है? तो रेस्ट हमारा 25% हमारा पब्लिक, 26% पब्लिक के पास है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे 5 स्टॉक्स। अच्छा, ओके। और हम एक बार ये देख लेते हैं नवीन फ्लोरिन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स है। अगर हम यहाँ पे इस पीरियड में देखें तो अ, 21 से 22 तक मैं 2.5 साल तक हमारा स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट इस दिन 17% आई गेस, 12-13% एग्ज़ैक्ट डेट में तो याद नहीं है, बट इस टाइम पे 11-12% डिप किया था। रीज़न बीइंग कि जो इनके सीईओ ने रिज़ाइन दिया था। तो अब रिज़ाइन था, रीज़न ऐसा नहीं था कि कुछ कंपनी में कुछ इश्यूज़ है, बट ये था कि ही वाज़ लूकिंग फॉर सम बेटर अपॉर्च्युनिटी इन हिज़ करियर। तो इन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो अब इसमें सीईओ के रिज़ाइन डालने से इतना हुआ कि इन्होंने ही जो कंपनी जब से उन्होंने सीईओ आई मीन मैनेजमेंट सँभाला था, तब से इन्होंने काफ़ी कंपनी पे बहुत काम किया, ताकि और स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक लेके गए। तो इसलिए जो इन्होंने रिज़ाइन दिया तो हमारा स्टॉक डाउन हो गया था। बट वो वैसे देखें तो कंपनी में कोई सच इश्यूज़ नहीं है। Uh, okay, so I think this is for it. This is it for today. We studied 5 stocks, 5 chemical stocks who are that are very good. Expecting they are. I mean, we are expecting that these stocks will grow very good in future. But again, it's all upon your research and development. I mean, just do your due diligence before investing in the stock. Thank you so much.